आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो शतरंज के बारे में है। शतरंज या चेस ये खेल हिंदुस्तान में 1500 साल पहले इन्वेंट हुआ और यहीं से आगे फारत गया। चेस के ओरिजिन की विकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऐसे तो शतरंज दिमाग वालों का खेल है, लेकिन इसमें छुपा हुआ मैथमेटिक्स का राज आज हम इस कहानी में जानेंगे। कहते हैं कि ये कहानी है उस इंसान की जिसने शतरंज का खेल पहली बार बनाया। जब वो हिंदुस्तान के राजा के पास इसे लेकर गया तो राजा उससे बहुत खुश हुआ और उसे इनाम देने की पेशकश की। उस इंसान ने राजा से कहा कि मैं जो मांगूंगा वो आप नहीं दे पाओगे। ये सुन के राजा को गुस्सा आया। उसने कहा कि हमारे खजाने भरे हुए हैं और ऐसा कुछ नहीं है जो हम तुम्हें नहीं दे सकते। उस शख्स ने कहा कि ठीक है राजा, मुझे तुम अनाज के दाने दे दो, पर मुझको ये अनाज मेरे शतरंज के 64 खानों के हिसाब से चाहिए। बादशाह हंसा और उससे पूछा कि तुमको कितना अनाज चाहिए बताओ। वो शख्स बोला कि इस शतरंज के पहले घर में 1 चावल का दाना रखिए, दूसरे खाने में 2, तीसरे खाने में 4 और चौथे खाने में 8 दाने। इसी तरह हर खाने में चावल के दाने दुगने रख दीजिए। ऐसे करते करते 64वें खाने में जितने अनाज के दाने होंगे उतना अनाज मुझे दे दीजिए। ये सुन के पहले तो राजा को लगा कि ये तो बहुत आसान है। राजा ने अपने दरबार को हुक्म दिया कि उतने अनाज के दाने गिने जाएं। लेकिन शतरंज के आधे खाने खत्म होने से पहले ही सारे अनाज के भंडार खत्म हो गए। यहाँ तक कि राजा को एहसास हो गया कि सारे हिंदुस्तान के तो क्या, पूरी दुनिया के अनाज के दाने भी पूरे 64 घर होने तक खत्म हो जाएंगे। काउंटिंग तो शुरू हुई लेकिन खत्म नहीं हुई। दोस्तों, ये मल्टीप्लिकेशन के डबलिंग की जबरदस्त ताकत है। अगर हर खाने में अनाज के दाने दुगने किए जाए तो चेस के आखिरी खाने में जो नंबर होगा वो होगा 18 क्वांटिलियन 446 क्वाड्रिलियन 709 मिलियन 551,615। दोस्तों, इतने बड़े नंबर का हिंदी में ट्रांसलेशन तो मुझको समझा भी नहीं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया भर में जितने अनाज की पैदावार होती है उतने दालों को अगर गिना जाए तो ये नंबर उसके सामने 2000 गुना ज्यादा है। इस मैथ के डिटेल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। अब अगर हम लोग कोरोना वायरस के फैलने को और उसकी स्पीड को इस एग्जाम्पल से कंपेयर करेंगे तो हमें एक्चुअल प्रॉब्लम समझ आएगा। अगर एक इंसान जिसे कोविड-19 है वो और सिर्फ अगले 2 लोगों से भी मिलता है और वो अगले 2 लोग अपने दूसरे 2 कॉन्टैक्ट से मिलते हैं तो चेस के आधे खानों से मतलब 32वें घर से पहले सारी दुनिया को वायरस लग जाएगा। सारी दुनिया की लाइव पॉपुलेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। ये तो सब समझ ही चुके हैं कि वायरस को रोकना मुश्किल है, लेकिन अगर लॉकडाउन और डिसिप्लिन ना रखें और अगर एक साथ आधी कंट्री भी बीमार हो गई तो उनके लिए ना उतने हॉस्पिटल होंगे, ना डॉक्टर्स, ना दवाइयाँ। अगर ऐसा हुआ तो कई लोग जो इलाज से ठीक हो सकते थे वो भी अपनी जान गंवा सकते हैं। अगर वायरस को फैलना है तो उसे डिसिप्लिन और कंट्रोल वे में होना चाहिए ताकि जो लोग नए बीमार हों तब तक अस्पताल से पुराने पेशेंट ठीक भी हों और डॉक्टर्स को भी कुछ आराम करने का वक्त मिले। ये बात भी हम सबको समझ आ गई है कि पूरा लॉकडाउन या पूरा अनलॉक काम नहीं कर पाया। मेरी राय में पूरा शहर एक साथ लॉक करना या अनलॉक करना या सुबह से शाम तक सारी शॉप्स खुली रख के उसे लॉकडाउन का नाम देना सही नहीं होगा। हमें फेज्ड और प्लान मैनर में एरिया वाइज लॉकडाउन करके वायरस फैलने की स्पीड और मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर आए प्रेशर को कम करना चाहिए। इस सिस्टम में हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज होने वाले सेल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े शहर जैसे मेट्रो सिटीज में लोग नॉर्मली अपने घर से 1 से 15 किलोमीटर की रेंज में जॉब या बिजनेस करते हैं।
छोटे शहरों में ये रेडियस और भी कम होता है। शहर को अगर अलग अलग हिस्सों में 1 से 15 किलोमीटर की रेंज में सेल्स जैसे डिवाइड कर सकें और हर एरिया में रहने वालों को अगर होस्ट मान ले, तो दूसरे एरिया वाले जो वहां आते हैं उन्हें गेस्ट बोलेंगे। हर एरिया सेल के रेडियस में अलग अलग वक्त पे लॉकडाउन रखने से वायरस स्प्रेड की स्पीड भी कम हो सकती है और लोगों के कामकाज पे भी कम असर पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 नंबर की इस सेल में शॉप खुलने का वक्त अगर सुबह 9 से 12 है, तो उसके चारों तरफ वाले सेल्स में अलग वक्त में शॉप्स खुलने चाहिए। ऑफिसेस के टाइमिंग्स, हाईवेज पे मूवमेंट के टाइमिंग और दूसरे चीजों के अलग से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना सकते हैं। इस सिस्टम को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। आप लोग लॉकडाउन कैसा होना चाहिए, इस बारे में अपनी राय और सजेशन नीचे कमेंट में दे सकते हैं।